हाफ़िज़ साहब आवाज़ आ रही अस्सलाम है आपको? वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाफ़िज़ साहब कैसे हैं? जी, बिल्कुल। ठीक-ठाक, बिल्कुल। आप कैसे हैं? जी, बिल्कुल अ, ठीक-ठाक। हाफ़िज़ साहब जी, जी बताइए। जी, जी सर। जी, जी सर। हाफ़िज़ ये साहब मैं माफ़ जी, जी। कीजिएगा माफ़ कीजिएगा कि मुझे पता नहीं है कि मैं किससे मुख़ातिब हूँ। मैं पहली दफ़ा किसी भी स्ट्रीम का हिस्सा बना हूँ। क्या मुझे सर कोई बता सकता है कि मैं किससे मुख़ातिब हूँ? तो स्वागत है आपका, मैं सैयद यज़ीद बात कर रहा हूँ आपसे और मेरे साथ अब्दुल्ला मौजूद हैं और हमारे साथ ट्रुथ डिफेंस जी भी मौजूद हैं। इस वक़्त आप यज़ीद से बात कर रहे हैं। ओके यज़ीद साहब मैं पाकिस्तान से हूँ। जी भाई। मेरा नाम उमर है जी, और जी। मैं रहता हूँ पाकिस्तान में और मैं अभी आप लोगों की स्ट्रीम सुन रहा था और मेरा इतना कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं है बनो कुरैज़ा के ऊपर हम लोगों ने भी मैंने खुद मुतालिया किया है जी, जी। और मैंने भी काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं इसके ऊपर। ठीक है। देखें मैं क्योंकि एक तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और तारीख़ में मुझे दिलचस्पी है, चाहे वो मज़हबी तारीख़ हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो या फिर किसी भी तरह की तारीख़ हो। ठीक है। अ, तो मैं इसको बनो कुरैज़ा वाले वाक़ये को एज़ अ, एक 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 तारीख़ के उन वाक़यात में से लेता हूँ जो कि बिल्कुल जिनका डिफेंस शायद मौजूद नहीं। ठीक है। बिल्कुल, आप मुझे नहीं पता कि किस तरह से इसको डिफेंड कर सकता है कोई भी। हुँ। बहुत काफ़ी निहायत मुश्किल काम है इस तरह की जो कुछ भी हुआ बनो कुरैज़ा में और जिस तरह की भी आप किसी किस्म की भी लॉजिक में मतलब जी। आप अगर चंगेज़ खान की बर्बरियत को डिफेंड नहीं कर सकते, जी। तो आप इसको भी नहीं कर सकते। सर हिटलर की इट इज़ बर्बरियत को आप ही सवाल के साथ। जी, बिल्कुल। आप चंगेज़ खान की बर्बरियत को भी नहीं कर सकते, आप जोसेफ स्टालिन की बर्बरियत को भी डिफेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल, किसी को भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। जी, ब ब प सबसे पहले तो सर मैं आपको दाद देना चाहूँगा बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई रियली एप्रिशिएट बहुत खुशी हुई आपकी ऑनेस्टी देखकर मैं इस क्लिप को चलाऊँगा और आई एम रियली हैप्पी टू सी भाई सैल्यूट है भाई मेरा आपको। अब्बासी साहब सैल्यूट है आपको। बिल्कुल भाई। सैल्यूट है आपको। देखें मैं जी। आप आपको आपको ये बात मतलब काफ़ी हद तक हम लोग ये बात मानते भी हैं कि जो जो भी चीज़ें हैं जिस तरह से भी लिखी गई हैं हदीस में और ये वो अ, इसमें आप ये बात देखें कि हम बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप नहीं मानते, बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे लोग वो अहादीस को नहीं मानते इस तरह की अहादीस को जिसमें ख़ास तौर से इस तरह का कोई पहलू निकल रहा हो। हुँ। तो मुझे समझ नहीं आती आप सीधे तरीके से इसकी जो इस हदीस की सेहत है या फिर इस वाक़ये की जो सेहत है, उसको मानने से इनकार क्यों नहीं करते? और हुँ। क्यों इसको इस तरीके से आप डिफेंड करने की कोशिश करते हैं जो कि आज की दुनिया में बिल्कुल सही तरीका नहीं है और बिल्कुल मुसलमानों के मुखालफत में जाती है ये बात। तो अच्छा अम, ये जी, शायद जी। आपको गांधी साहब का भी स्टांस इस पे पता होगा। गांधी साहब भी इसको डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि जो बनु कुरैज़ा का वाक़या था वो हुआ था और वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ़-वर्ज़ी की थी। जी। अब खिलाफ-वर्ज़ी मुआहदे की थी तो खिलाफ-वर्ज़ी करने वालों में क्या बच्चे भी शामिल थे? उनकी एग्ज़ैक्टली। इतनी अक्ल होती है कि उनको पता होती है कि और क्या हाफ़िज़ बात भाई सवाल ये उठता है ना देखिए कि क्या वो 900 के 900 बंदे खिलाफ़-वर्ज़ी करने वालों में शामिल थे या कोई उनका सरदार था या कोई उनके कबीले के जो कुछ असर और रसूख रखने वाले लोग थे, वो थे सारे के सारे। क्या 900 के 900 लोग ही आपके खिलाफ जंग करना चाहते थे? एक नैरेटिव तो हाफ़िज़ भाई ये भी है ना कि बनु कुरैज़ा जो थे जी, वो जी। मुसलमानों पर अटैक करना चाहते थे, किसी की मदद से और ऐन टाइम पर उन्होंने वो हुँ, मदद हुँ। करने से इनकार कर दिया था। तो ये भी एक नैरेटिव है बिल्कुल। और इसलिए क्योंकि वो अटैक नहीं हुँ, कर सके तो रसूलुल्लाह ने हुक्म हुँ। दिया था कि उनका कत्ल कर दिया जाए। अच्छा मुझे देखिए मेरा एक सवाल है, मेरे सवाल को ज़रा एड्रेस कर दीजिए। जी, जी, ज़रूर जनाब। मैं एक मैंने बताया मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, आप उसी की तारीख़ मुझसे तो ज़्यादा ही जानते होंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने देखो तारीख़ में डिफरेंट किस्म के हमें वर्ज़न नज़र आते हैं। जी, जी। अगर एक तरफ अ, जंग बदर होती है, जंग बदर के बाद अम कैदी लाए जाते हैं, कैदियों के सामने शर्त रखी जाती है, आप 10-10 बच्चों को पढ़ा दें।
ठीक है, डेफ़िनेटली वो कोई कुरान की तालीम तो नहीं देने के लिए कह रहे थे, वो बिल्कुल, यही बिल्कुल। तालीम जो रोज़मर्रा की तालीम है, रियाज़ी, वही उनकी वो रियाज़ी। बोल रहे होंगे। जी। और दूसरी तरफ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम लोगों को एक ये बनो कुरैज़ा वाला वर्ज़न मिलता है। तो हुँ, आप मुझे बताएँ कि 1-2 चीज़ें जो कि कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हुँ, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हुँ। वो दोनों ठीक कैसे हो सकती हैं? या तो एक तरफ ठीक होगी या दूसरी तरफ ठीक होगी। दोनों हैंड इन हैंड पैरेलल कैसे चल रही हैं? सर ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और इसीलिए अगर आप स्ट्रीम सुन रहे हो तो मैंने और अब्दुल्ला ने यही बात की थी कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मेरी आप राय पूछना चाहते हैं, मैंने जो तारीख को खंगाला है, देखिए तारीख के 3 पहलू होते हैं ना हाफ़िज़ भाई, एक मेरा, जी, एक आपका और एक सच, ठीक है? जी। ये 3 पहलू होते हैं तारीख के। अब हमने ये भी देखा, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या यहूदी किसी पुरानी जो किताबें हैं, जो लोग लिखते हैं कि मैसेकर हुआ, उन्होंने क्या कहीं से ऐसे रेफरेंसेस उठाए कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिली हो। अगर हुँ, आप हाफ़िज़ भाई इसको पढ़ें, सीरत की किताबों को पढ़ें, तो जैसे मैंने अभी पहले भी स्ट्रीम में बताया कि उसमें बड़े-बड़े किलों का ज़िक्र है, रसूलुल्लाह किले के बाहर खड़े हुए हैं और वो उनको ललकार रहे हैं बनु कुरैज़ा वालों को। लेकिन हमें आर्कियोलॉजिकली हुँ, सऊदीया से कोई किले नहीं मिलते और कोई ऐसा हुँ, एविडेंस नहीं मिलता कि जिससे हमें ये पता चलता हो कि वहाँ पर कोई किला था जिधर बनु कुरैज़ा वाले जो थे वो थे और एक घर जो बताया जाता है, जो एक मोहतरमा का घर हुँ, था जिसमें ये 900 के 900 बंदे मौजूद थे। ये भी बड़ी इलॉजिकल सी बात है कि एक घर में जबकि वो इतनी अमीर भी नहीं थी, इतने रख-रखाव वाली भी नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था उनके पास, तो इतना बड़ा घर उनके पास कैसे आया कि 900 बंदे वहाँ आ गए घर के अंदर। तो मैं तो हाफ़िज़ भाई इसको दुरुस्त हुँ, नहीं समझता इस तारीख़ को, मैं तो इस तारीख़ को समझता हूँ कि ये घड़ी गई तारीख़ है एक, दुरुस्त नहीं है ये। हुँ, और हुँ, यजीद खुसूसन कलों का उन इलाके में यानी कि जो मदीना का इलाका है उन इलाकों में तो बिल्कुल कले नहीं है भाई। कले होते ही नहीं हैं। नॉर्दर्न अरेबिया की तरफ नॉर्दर्न अरेबिया की तरफ इराक शाम इन इलाकों की तरफ फिर भी आपको कले मिल जाएं, फिर भी आपको जो है वो ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन इन इलाकों की तरफ तो कुछ भी नहीं है भाई। और और दूसरी बात, जी, आज हम जंगों के अकाउंट्स में देखते हैं जो मैसेकर्स होते हैं बड़े बड़े या कोई भी कुदरती आफत, उसके अंदर जो मरने वाले लोग हैं, जो कि बड़ी तादाद में जहां लोग मरते हैं तो उनकी तदफीन के लिए अमूमन डिचेस खोदी जाती है। आप सिर्फ 100 लोगों की कभी कोई भी इस किस्म की जंग के बाद या कुदरती आफात के बाद जरा आप सिर्फ 100 लोगों की डिच देखिएगा कि 100 लोगों के लिए कितनी बड़ी डिच जो है वो खोदते हैं। और बिल्कुल यहाँ बात है 800-900 लोगों की। 200 ठीक लोगों है, की, एग्ज़ैक्टली। तो इतनी बड़ी डिच खोदी, फिर क्या चले अगर शैलो डिच भी खोदी थी तो उसमें तो उसमें से तो मदीना में अभी भी हड्डियां मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं, तो ये सारी चीजें जमीन में से वापस निकल आती हैं। बड़े बड़े खंडरात निकल आए भाई, हुँ, हजारों हजारों साल पुरानी चीजें निकल आई हैं कुदरती आफात के तहत और दूसरी चीजों के रहते। तो मदीना के अंदर डिच बनाई जा रही है जो कि इस्लामिक। जी, हाफ़िज़ भाई। हाफ़िज़ भाई आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? हाफ़िज़ भाई आवाज़ आ रही अब्दुल्ला है? भाई की आवाज़ जी, ड्रॉप मेरा हो गई। हाफ़िज़ भाई भी मेरा ख़्याल है नहीं है हमारे साथ, हाफ़िज़ भाई की भी आवाज़ नहीं आ रही। हाफ़िज़ भाई आप सुन रहे हैं मुझे? नहीं, मेरा ख़्याल है या तो ये हेलो, मेरी आवाज हाँ, अब आ रही है, मेरी आ रही है। आवाज है? जी, आ रही है, आ रही है। जी, अब्दुल्ला भाई। जी, आ रही है। नहीं, ये सही मेरी हाफ़िज़ भाई आवाज नहीं आ रही थी क्या? बात कर रहे हैं। देखिए, एक ईमानदारी का तकाज़ा यही होता है कि आप किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते, तो आपको उसको डिफेंड नहीं करना होता। ब बहुत मैं आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी ईमानदारी से उन्होंने ये बात रखी अपने साथ। हम भी यही बात कर रहे हैं कि अगर हम इनकी फेस वैल्यू पे भी जाएँ, तो ये किसी सूरत डिफेंड नहीं हो सकता ये वाक़या। पता नहीं मुसलमान कैसे डिफेंड करते हैं। बहुत वो ही सर ऑनेस्ट वे में डिफेंड उन्होंने अपना ओपिनियन रखा। जी। हाँ, बड़ा जी। ईमानदारी से सर उन्होंने सर डिफेंड तो डिफेंड है, डिफेंड तो अलग चीज है। उसमें से अखज करते हैं कि जंगों में क्या किया जाना चाहिए, तो डिफेंड क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं ये लोग? डिफेंस तो दूर है ना फिर। जी, जी, अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल। मेरी आवाज में डिले है क्या?
यार आपकी आवाज़ में डिले, अब्दुल्ला आप 2 मिनट बात करें, टीडी भाई से मैं आ रहा हूँ। यार जी टीडी जी। असल में वही StreamYard में हमारी कुछ वॉइस डिले हो रही है, जिसकी वजह से कभी-कभी ऐसा हो हाँ रहा है कि आपकी और मेरी वॉइस भी आपस में क्लैश हो रही है, और भी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हमें हो रही है यहाँ पे। जी, चले अच्छा बहरहाल। वो तो हाफिज यहाँ भाई थे हमारे साथ, वो गए क्या, चले गए वो हाँ जी, वो ड्रॉप हो हाफिज? गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चले हाँ आप बोले, आप क्या बोल रहे थे? जी, तो देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी देखिए कुछ फिर ऐसे सवाल जो हमारे इसमें उठते हैं कि ठीक है, कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। और फिर अभी जो आपने पॉइंट्स रखे अब्दुल्ला भाई, वो भी मतलब ये है कि हाँ, वो उस टेरिटरी के अंदर मतलब वो कले वगैरह ये सारी चीजें नहीं थी मौजूद। और भी फिर बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर हम अपना कंक्लूजन तो खैर क्या ही निकाल सकते हैं। तो क्योंकि कंक्लूजन भी हम उस चीज के ऊपर ही निकाल सकते हैं ना, कि जिसके हमें मौजूदा पूरे पूरे एविडेंस हमारी आंखों के सामने दिखते हो, या कुछ आर्कियोलॉजिकल बिल्कुल। एविडेंस या कुछ पूरी उसके ऊपर स्टडी मौजूद हो उस चीज की। जी हम्म। जी हाफिज वापस आ गए आप गालिबन, लॉर्ड। जी, जी। हाँ, वो मैं ज़रा चेक कर रहा था। मैंने जैसा आपको लोगों को बताया कि मैं पहली दफ़ा किसी स्ट्रीम पे आया हूँ, तो मुझे पूरा मैकेनिज़्म पता नहीं था। तो मैं ज़रा जी जी सर, चेक कर रहा था कि काम करता है। जी सर, अच्छा, आप अपनी आप लोगों बात ने रखिए जी। आई जी, आप लोगों ने एड्रेस किया है, और मैं भी मेरा भी इसी किस्म का थोड़ा मिला-जुला इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें मैंने यही बात की है कि मुझे इस वाक़ये में काफ़ी अभाम लगता है। और जब आप थ्रू आउट पूरी आइडियोलॉजी की स्टडी करते हो और पूरी हिस्ट्री की स्टडी करते हो, तो आप कंपैरिज़न ड्रॉ करते हो, आपको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। जब आपको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन सबसे बड़ी हर्डल होती है किसी भी ट्रुथ तक पहुँचने के लिए, राइट? तो आप फिर ये नहीं कर सकते हो कि तो आप दोनों बयानिए साथ लेकर चलो, आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो ये वाला या वो वाला। तो मेरा ख्याल भी यही है, जिस तरह पहले बात की थी भाई ने, कि इसमें काफ़ी सारे झोल हैं, और इन झोल जितने भी हैं, इनके ऊपर मज़ीद तहकीकात चाहिए होंगी, इसके ऊपर मज़ीद हमें हिस्टोरिकल एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और इस किस्म की मज़ीद चीज़ें चाहिए होंगी, तभी हम इस तरह के वर्ज़न को मान सकते हैं। अदरवाइज़ तो हिस्ट्री के बहुत सारे वर्ज़न होते हैं, और इसके ऊपर कोई लड़ने मारने वाली जिस तरह हमारे माशरे में बातें हो जाती है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री के ऊपर एक बड़ी वसअत के साथ एक डिबेट होनी चाहिए, और आप लोग शायद वही काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा मतलब लगा भाई कि मैं यहाँ कोशिश पर आया तो और हमारी मैंने आप यही लोगों से होती है बात कि बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हाफ़िज़ भाई बात होती है ना हमारे जो मुसलमान भाई हैं ना वो अक्सर एक माइकल हार्ट की किताब का रेफ़रेंस लेकर आते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि वो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे और इन्फ्लुएंशियल थे सॉरी। अब देखिए उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंशियल और इंस्पिरेशनल में बड़ा फ़र्क होता है एक। हिटलर भी बहुत इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है? और उसके अलावा जो आप ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ है, जिसमें ये पाइंदा ख़ान जैसे लोग शामिल हैं, जो इनकी एक लेगेसी चली आ रही है, ये भी बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन अगर आप इनकी तारीख़ उठाएँ तो इन्होंने अपने ही भाइयों के हाथ काट दिए, अपने ही भाइयों की आँखें निकाल दी इन्होंने। अगर आप वो उसकी विलियम डालरिम्पल की एक किताब है, रिटर्न ऑफ अ किंग अगर आप पढ़ें, तो आपको मतलब थरथरी हो जाती है हाफ़िज़ भाई कि इतनी बेदर्दी से अपनी मतलब माँओं को, भाइयों को उनके हाथ काट देना, उनकी आँखों में सलाइयाँ घुसा देना, उनके कान काट देना, उनके नाक काट देना। तो ये देखिए ना इन्फ्लुएंशियल लोग तो हिस्ट्री में बड़े आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो इंस्पिरेशनल भी थे या नहीं थे? अम, देखिए, मैंने आपको जिस तरह बताया है कि मैं खुद पॉलिटिक्स का, तारीख का, और इस तरह के कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूँ। तो जब जी, जी। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर सकते हैं। जी, जी। देखिए, बहरहाल 2 अरब मुसलमान हैं इस दुनिया में, ठीक है, कमोबेश।
और एक मुस्लिम एरा रहा है जिसमें मुस्लिम सिविलाइजेशन बहुत बड़े तरीके से फली-फूली और फैली भी। 400 साल जो भी हैं, 400-500 साल उसमें बहुत उन्होंने तरक्की भी की और हमें इसकी तारीख का पता है और हम लोगों ने इसके ऊपर इस पे बहस किए बगैर के उसकी क्या डायनामिक्स थे और क्यों की उन्होंने तरक्की, और वो अलग एक बहस होगी। देखिए, अगर इस किस्म का इन्फ्लुएंस है, तो मैं इसको इन्फ्लुएंस नहीं मानूँगा। अब आगे मज़ीद इस पे डिबेट हो सकती है कि किस किस्म का इन्फ्लुएंस या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये बताए कि इन्फ्लुएंस नहीं, तो इन्फ्लुएंस तो देखें, दुनिया में कोई भी लीडर हो, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस तो होता है। अब आप इस बात को जिस तरह मर्ज़ी ले लें, दुनिया में कोई भी लीडर है, बिल्कुल वो बिल्कुल होता है। मुसोलिनी हो, माओ हो, हुँ, या इवन चर्चिल हो, चर्चिल खुद कौन-सा बहुत अच्छा बंदा है, जी, जी, ऑलराइट? बिल्कुल। ठीक है, तो वो ये सारे इनके अपने-अपने इन्फ्लुएंस तो थे, तो इन्फ्लुएंस तो है। अब आगे उस पे डिबेट आप कर लें कि कितना इन्फ्लुएंस, कौन-सा इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, तो मैं तो इस चीज़ को इस तरह से देखता आपने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, मैं भी असल में यही बात कर रहा था कि इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस जो हो सकता है ना, वो पॉज़िटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अच्छा, थोड़ा-सा ना हाफ़िज़ भाई, माइक को ना अपने ज़रा करीब कर लीजिए। अगर आप हेडफ़ोन लगा रहे हैं, तो जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसको ज़रा अपने करीब कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ना बड़ी कम आ रही है हमें। तो बिल्कुल आपने सही कहा, हूँ। जी, इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसीलिए मैंने इंस्पिरेशनल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। इंस्पिरेशनल आम तौर पर हुँ, अच्छे उसमें ही चीज़ जगहों पे इस्तेमाल होता है कि आप इंस्पायर किसी को अपनी अच्छी बातों से ही कर सकते हैं। इंस्पायर करने हाँ, के लिए आपको बुरी बातों की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए, जब हम बनु कुरैज़ा के वाक़ये की बात करते हैं, तो हम जैसे कि अभी हमारे साथ एक साहब जुड़े थे और वो फेस वैल्यू पे जा रहे थे कि जी, हम चूँकि इसको हुँ, इसलिए एग्री करते हैं इससे, इसलिए कि किताबों में लिखा हुआ है, सीरत में लिखा है, हदीस में लिखा है। तो देखिए, सवाल ये उठता है, आप तो एक समझदार आदमी हैं, आपने इस पे सवाल भी उठाया। स्केप्टिसिज़्म हुँ, अच्छी चीज़ है, हर चीज़ पे सवाल उठने चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते कि कई ऐसे लोग भी होंगे, जो दिमागी तौर पर इतने सेहतमंद नहीं होंगे और जो इस वाक़ये को आज भी दुरुस्त समझते हैं? जैसे कि आप जो वो पेशावर वाला जो वाक़या हुआ था, जो मासूम बच्चों को हुँ, हुँ। कत्ल कर दिया गया था, उसमें भी वो यही रेफ़रेंस पेश करते हैं कि जी, हमने उन बच्चों को मारा था जिनके ज़ेरे-नाक़ बाल आ गए थे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं इन किताबों में जो बातें लिखी हैं, इसकी वज़ह से शिद्दत हुँ। पसंदी ऑगमेंट ज़रूर होती है, इन चीज़ों की वज़ह से? देखें, मैं बिल्कुल इस बात पे मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूँगा कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से बहरहाल शिद्दत पसंद जो अनासिर होते हैं, वो उसको उसकी फेस वैल्यू पर लेते हैं। मैं बिल्कुल जो है ना एग्री करता हूँ इस बात को इस तरह से। मेरी आवाज़ अभी ठीक आ रही है? थोड़ा-सा अगर आप माइक को और अपने करीब कर लें, थोड़ा ऊँचा बोलें, तो क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है भाई। ज़रा 1 सेकंड दीजिएगा। जी, जी, जी। हेलो। जी। जी, अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, अब जी, सही आ रही है भाई अब आपकी आवाज़। बेहतर है। जी सर, सही है जी, बिल्कुल। जी भाई। हाँ, ठीक है। ये वो ईयरबड्स लगाए हुए थे पहले तो जी, वो जी, ज़रा सही है। बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। जी। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको कि बहरहाल देखें हमारे ख़ास तौर से मुस्लिम दुनिया में एक तारीख़ रही है शिद्दत पसंदी की, ठीक है? चाहे वो इख़वानुल मुस्लिमीन ले लें आप मिस्र की, हुँ, आप मौलाना मौदूदी की राइटिंग से जो इंस्पायर्ड लोग हैं, जी। जिहादी जिनको आप कह सकते हैं वो लोग हुँ, और इस तरह के बहुत सारे मुल्ला हज़रात हैं जिनकी वज़ह से इंस्पायर्ड रही है, मैं मानता हूँ इस बात को। हुँ, लेकिन देखिए कोई भी आइडियोलॉजी है उसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, ये बात तो हमें भी पता है। आपको हुँ, पता होगा कि हिटलर ने और ख़ास तौर से उनकी जो पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो इंस्पायर्ड थी नीचे से। नीचे हुँ, की ट्रू, ट्रू। राइटिंग्स को इंटरप्रिटेशन करके उसकी उन्होंने जस्टिफाई किया यहूदियों की जेनोसाइड को।
ट्रू। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब उसने बोला था या नीचे ने बोला है उनको कि वो आप जो है ना कर सकते हैं किसी तरह से भी जेनोसाइड। ऑब्वियसली उन्होंने इंटरप्रिटेशन की। देखिए मसला ये नहीं है, मसला हरगिज़ ये नहीं है कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होती है। मसला ये है कि इस इंटरप्रिटेशन जो इस तरह की इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग, वो डोमिनेट कर गए हैं। सबसे हुँ, बड़ी प्रॉब्लम ये है। हुँ, देखिए मसला वो नहीं होता कि आपको दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएँ, दुनिया के किसी भी नेशन को उठा लें, आपको हुँ, इस तरह के लोग नज़र आएँगे उसमें। लेकिन हुँ, हमारे यहाँ बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हुँ, हमारे यहाँ वो बैलेंस नहीं आ रहा कि जिस पे हम लोग ये कह सकें कि भई हमारी इंटरप्रिटेशन भी सुने, हम हुँ, लोग भी जो है ना इसको इस तरीके से, इस नज़रिए से देखते हैं, तो वो हमारी डोमिनेंस नहीं है। तो वो जो हुँ, डोमिनेंस है वही प्रिवेल कर गई है और वो प्रिवेल कर गई है पूरी दुनिया में, ठीक है? ख़ास तौर से जो जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना 1945 के बाद, तब से हुँ, लेकर अब तक का जो एक जो है ना वो जिस तरह वो एडवर्ड सईद की भी बुक है वो ओरिएंटलिज़्म, उसके ऊपर हुँ, वो यही इसी किस्म के घिसे-पिटे जो है ना उसके ख़्यालात हैं। मैं तो ख़ैर वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं लेकिन मैं तो उनको इसी तरीके से देखता हूँ। इंतहाई मतलब आज की सिविलाइज़ेशन और आज के जो दौर आ गया टेक्नोलॉजी का उसमें उनके अब वो ओरिएंटलिस्ट ख़्यालात जो है ना उस तरीके से पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते। नहीं, तो मैं सिर्फ़ इस बात से वो करता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि लोग इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उसको इस तरह से उसको लिटरल सेंस में लेते हैं, सब्जेक्टिव सेंस में नहीं लेते, ऑब्जेक्टिव सेंस में लेते हैं और फिर हुँ, वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो कुछ एपीएस में हुआ था हुँ, 16 दिसंबर 2014 को। हुँ, अम, बाकी बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ब इसके ऊपर बस सिर्फ़ बात होती रहनी चाहिए, बात होती हुँ, रहेगी, अ, गलतियाँ हाइलाइट होती रहेंगी तो माशरे में बेहतरी आती रहेगी। हुँ, मेरा तो यही मानना दुरुस्त कहा। है। जी। हाफ़िज़ भाई एक सवाल है छोटा-सा, अगर आप जवाब देना चाहें, नहीं देना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। जी, जी। आप समझते हैं कि इस्लाम जी। में कुछ रेवोल्यूशन की गुंजाइश है? इन सारी बातों को देख के, जो हमने अभी डिस्कस की। रेवोल्यूशन आपने कहा? मतलब छोटे-छोटे आप चंक्स में कह सकते हैं कि जो शिद्दत पसंदी है, उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। देखें रेफर्मेशन देखें मैं हाँ, रिफॉर्मेशन रेफर्मेशन सॉरी रिफ़ॉर्मेशन आपकी रिफॉर्म सॉरी जी, रेवोल्यूशन को मैं बिल्कुल। गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, रिफॉर्म जी, जी, रिफॉर्म बिल्कुल। जी, जी, रिफ़ॉर्म की बात आप कर रही हैं। जी। देखें आप रसूलुल्लाह की विसालत के बाद से विसालत मैंने बोला है, अगर आपको जी, सही सुनाई दिया हो तो। जी, जी, जी। मतलब उनके इंतकाल के बाद से इंतकाल का जी। आपने बहरहाल देखा होगा जो पॉलिटिकल इस्लाम है ना, जो कि हुँ, सबसे ज़्यादा मैटर भी करता है मेरे ख़्याल में। हुँ, देखें पॉलिटिकल इस्लाम जो है वही मैटर करता है। अगर ये बात ना होती तो हमारे इतने फ़िरके ना होते। अगर ये हुँ, बात ना होती तो ईरान ना होता। अगर ये बात हुँ, ना होती तो सऊदीया ना होता। अगर ये बात ना होती तो सऊदीज़ प्रॉक्सीज़ और ईरानी प्रॉक्सीज़ ना होती। हुँ, ठीक है? और आप ये बुक है एक कोल्ड वॉर इन द इस्लामिक वर्ल्ड। आप जी, जी। अगर उसका मुताला करें तो आपको ये वाज़ेह आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ पॉलिटिकल इस्लाम की वज़ह से ही है, जो कुछ है। हुँ, तो मैं ये कहूँगा उस वक़्त के बाद से लेकर अभी तक देखें बहरहाल रिफ़ॉर्म तो हुए हैं। हुँ, अब बहुत सारे लोग हैं जो उसकी फंडामेंटल्स पे जाते हैं कि फंडामेंटल्स रिफ़ॉर्म नहीं हुए हैं, हुँ, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि फंडामेंटल रिफ़ॉर्म नहीं हुए लेकिन बहुत सारी चीज़ों में रिफ़ॉर्म्स हुई हैं। हुँ, हुँ, अगर देखें मुतज़िलाइट्स और जबरिया वो जो पूरी एक 4 सदियों तक वो लड़ाई थी, वो हुँ, एक रिफ़ॉर्मेशन की लड़ाई थी ना, हुँ, वहाँ पे तरक्की भी की मुसलमानों ने। सही। ठीक है? जी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो तबका जो है ना उसके ऊपर हावी हो गया अशराइट्स का और ये जो बाकी ये गज़ाली वग़ैरह हैं इनका इमाम इब्न हम्बल वग़ैरह का ये सब उसके ऊपर जो है वो हावी हो गए, ठीक है। लेकिन आप उसके बाद देखें जामियातुल अज़हर में बुक पढ़ा था पिछले अरसे में नो गॉड बट गॉड ये रज़ा असलन की बुक है। रज़ा इस्लाम, जी। अगर जी, जी, बिल्कुल। तो आप इसकी बुक पढ़ें तो उनमें भी उसने रेफ़रेंस के साथ लिखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। जामियातुल अज़हर जो है उसने अपने आप को जो है ना काफ़ी हद तक रिफ़ॉर्म करने की कोशिश की है। उसके बाद आप शाफ़िई देखें, आप मालिकी देखें, आप जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये लोग रिफ़ॉर्मेशन की ही एक एक तस्वीर हैं।
अब जो मैं पहले वाले आर्गुमेंट पे आऊँगा कि मेरा मानना ये है कि जो रिफ़ॉर्म करके अपनी तरफ से तो रिफ़ॉर्म ही किया उन्होंने, ठीक है? जी, जो जी। रिफ़ॉर्म करके जो तबका हावी हो गया ना, मसला वो है, हुँ। बस। और आप समझते देखें हैं कि जो रिफ़ॉर्मेशन है ये सिर्फ़ सीरत और हदीस की किताबों तक रहनी चाहिए या कुरान में भी हो सकती है? देखें कुरान की इंटरप्रिटेशन अगर डिफरेंट है तो क्या मतलब है इस बात का? देखें मैं आपको बताता हूँ कि अ, बहुत सारी तफसीर हैं, राइट? जी। अम, नहीं, मैं तफ़सीर की ठीक बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ़ तराजिम की बात कर रहा हूँ। छोड़ दें तफ़सीर को। तराजुम की बात करें, जी, ओके तराजिम। तराजुम की बात करें। जी। देखिए अब बहुत सारे तराजुम हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह निसा को ले लेते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। उसके अंदर जो आयात हैं, वाइफ़ बीटिंग की फॉर एग्ज़ाम्पल आयात हैं। चलें उसी फॉर को ले एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, सही उसी है। को ले वेरी लेते हैं गुड हम, एग्ज़ाम्पल ठीक है? चलें फॉर उसी को ले लेते हैं। जी, 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 जी। जी। अब देखें उसमें ये है कि बहुत सारे जगहों पर वो जो है उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि भई आपने उसको जो है ना वो पिटाई एज़ अ सिंबल एज़ जो है ना एज़ अ टेरर के तौर पर वो कर रहे हैं कि ताकि अगला बंदा सुधर जाए, वो हो जाए, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। और बहुत सारी जगहों पर उसकी इंटरप्रिटेशन एक हार्ड इंटरप्रिटेशन है, लिटरल लेकिन अगर सेंस हम में अपनी भाई इंटरप्रिटेशन को छेड़ के सिर्फ़ अगर हम ट्रांसलेशन पे फिलहाल रहें, तो क्या ख़्याल है? देखें ट्रांसलेशन पे अगर आप फ़िलहाल रहेंगे तो फिर तो चीज़ें चेंज करना मुश्किल हो जाएँगी ना, लेकिन सर मेरा ऐसा यहाँ है। से एक और सवाल है जो मैं पूछता होता हूँ कि जी, देखिए जी। पाकिस्तान में जी, तो जी। इतनी पढ़ी-लिखी आबादी नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, और हुँ, मुसलमानों की ज़्यादातर आबादी ही पढ़ी-लिखी नहीं है। और कई हुँ, मुसलमानों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इब्न इसहाक कौन है, इब्न साद कौन है, इब्न शाम कौन है और इमाम मालिक हुँ, कौन थे और ये मुस्नद अहमद क्या चीज़ है और मोता मालिक क्या है, सुनने सुनने हुँ, निसाई क्या चीज़ है, ये भी नहीं पता होगा। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए एक कसीर जो तबका है, मैं तर्जुमे पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर एक शख्स जो है वो एक किसान है, एक बड़ा लेमैन सा आदमी है और वो सूरह निसा पढ़ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि उसने पहले अपनी औरत को नसीहत कर दी और फिर उसने उसके साथ हुँ, बिस्तर अलग कर दिया और बिस्तर अलग करने के बाद वो मारेगा। तो क्या आपको हुँ, लगता है कि वो पहले इंटरप्रिटेशन की तरफ हुँ। जाएगा, किसी स्कॉलर की तरफ जाएगा या डायरेक्ट फैंटी लगा देगा? अच्छा, देखिए मैं इस सवाल को ज़रा इस तरह से एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कि दुनिया जितनी भी आइडियोलॉजीज़ रही हैं, उन्होंने अपने आप को रिफ़ॉर्म किया है, हुँ, हुँ। तभी वो ज़िंदा हैं। अदरवाइज़ आप ग्रीक का हाल देख लें, उनकी भी थी ना बड़ी भ दुनिया में काबिज़ रहे, उन्होंने रिफ़ॉर्म नहीं किया, मिट गए, ख़त्म हो गए। जी। उनके बरक्स आप ईसाइयत को देखें, ईसाइयों ने अपने आप को मुसलसल रिफ़ॉर्म किया। हिंदुइज़्म तो वो मुसलसल अपने आप को रिफ़ॉर्म करता रहता है, ठीक है? इस तरह बुद्धिज़्म तो ख़ैर खालिस अब नहीं है, एक आइडियोलॉजी है जो। तो जो आइडियोलॉजी अपने आप को रिफ़ॉर्म नहीं करती, रीजनरेट नहीं करती, वो ख़त्म हो जाती है। और अगर 1450 साल से एक आइडियोलॉजी एग्ज़िस्ट कर रही है, तो मेरा मानना यही है, उन्होंने कहीं न कहीं इसको रिफ़ॉर्म बहरहाल किया है। आपका जो क्वेश्चन है, वो ये है कि वो इंटरप्रिटेशन नहीं देखा, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। देखें बीइंग अ पाकिस्तानी और अगर मैं कंपैरिज़न करूँ अपने अपने मुल्क में जो वर्ज़न है हमारा इस्लाम का वर्ज़न जो है और टर्की के साथ कंपैरिज़न करूँ तो कंपैरेटिवली सॉफ्टवेयर वर्ज़न वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है, काफ़ी अरसे से कर रहा है। अभी थोड़ी-सी उसके अंदर भी शिद्दत आ रही है, लेकिन कर रहा है बहरहाल। तो आप कहेंगे ना वो इंटरप्रिटेशन किसने बतानी है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। और सर जो लेकिन अगर ऊपर हम बैठे हुए इंटरप्रिटेशन को छोटा-सा छोड़ दें एलीट हाफ़िज़ भाई, अगर हम इंटरप्रिटेशन को छोड़ दें हाफ़िज़ भाई, हम देखिए सिर्फ़ उस मैं कुरान सिर्फ के टेक्स्ट को रिकॉल करना चाहेंगे तो मुझे कैसे ये वाला करेंगे? पॉइंट कंप्लीट करने दें। मुझे ये वाला जी, जी, पॉइंट काइंडली कंप्लीट करने दें तो आपको शायद मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। जी कर लें, गो अहेड। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर बैठा हुआ जो अम, क्या नाम हुक्मरान तबका होता है जिसके हाथ में ताकत होती है, जो कि सोसाइटी को चलाता है, वो हमेशा ही थोड़ा होता है। देखिए बहरहाल अवाम सारी जाहिल होती है, ठीक है? चाहे वो कोई भी मज़हब हो, कोई भी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, सभी जाहिल होते हैं। जो ऊपर बैठा हुआ छोटा-सा तबका होता है ना, हमें तारीख़ यही बताती है, वही डायरेक्शन तय करती है किसी भी सोसाइटी की। अगर वो ऊपर बैठकर एक सॉफ्टवेयर वर्ज़न दे ना, हमें किसी भी आइडियोलॉजी का तो डायरेक्शन उसी तरफ चलेगी।
लेकिन अगर ऊपर बैठकर वो ज़ियाउल हक जैसा बैठ जाएगा, तो आप मुझे बताएँ, तो फिर मैं तो इंटरप्रिटेशन तो वाक़ई नहीं पूछूँगा एक जाहिल होने के नाते। मैं तो जाके कुटी लगा दूँगा, क्योंकि वो पॉपुलर वर्ज़न है वहाँ। तो मेरा ख़्याल यही है कि अगर एक एलीट तबका, जो एलीट, यहाँ से एलीट से मुराद मेरी वो है जो हुक्मरान तबका होता है, जिसके हाथ में माशरे की भागदौड़ होती है, वो अगर बैठकर जिस तरह का वर्ज़न देगा, उसी वर्ज़न में माशरा चल पड़ेगा। अगर आज से ये बात काम स्टार्ट हो जाए कि ऊपर बैठकर हम लोगों ने इस तरह की आइडियोलॉजी की प्रमोशन करनी है, जो कि सॉफ्टवेयर वर्ज़न है, जो कि एक बेहतर वर्ज़न हो सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल से आज से 20 या 40 साल के बाद हम ऐसा पाकिस्तान देखेंगे दोबारा जो आज हम देख रहे हैं। जी। ये मैंने आयत सामने रख दी है हाफिज भाई। अब आप मुझे बताइए जी। कि को इंटरप्रिटेशन से भी आप कैसे रिफॉर्म करेंगे? क्या ये जी। आपको लगता है कि ये आयत पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ आप अपनी वाइफ को स्कोल्ड भी नहीं कर सकते, जहाँ आप अपने बच्चे को बुरे तरीके से डाँट भी नहीं कर सकते, वहाँ आपको लगता है कि क्या इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? मैं समझता हूँ, बिल्कुल मुझे पता है, एक हदीस भी मौजूद है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मारो इस तरह से कि निशान ना पड़े और ज़ख्म ना आए। तो थप्पड़-वप्पड़ तो लगाने से निशान-विशान नहीं पड़ते, ठीक है। लेकिन अगर आप हुँ, हुँ। यूरोप में या अमेरिका में अपनी बीवी को थप्पड़ लगाएँगे, तो बड़ा मसला बन जाएगा। इवन अब तो पाकिस्तान में भी बड़ा इश्यू हुँ, बन सकता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हुँ, बगैर बात किए जब हम इस मामले को नहीं सुलझा पा रहे, तो इसमें देखिए कुछ अलामा हज़रात ये तोजीह पेश करते हैं कि जी इसमें तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि पहले हुँ। समझाओ, अगर वो नहीं समझती तो बिस्तर अलहदा कर दो, और अगर नहीं करती तो फिर बाहर कैफ मारने का एक ऑप्शन तो मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि आप इसको किस तरीके से रिफ़ॉर्म करेंगे? अम अम, देखें सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। सर, आपकी ईमानदारी का तो मैं बड़ा फ़ैन हो गया हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग हाफ़िज़ साहब। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ऑनेस्टली मैं सच्ची बात अच्छा, बताऊँ तो दो